हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि एक वीडियो क्लास 10 सोशल साइंस की ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। उस वीडियो में हमने 4 चैप्टर कवर किए थे, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 15, जहां से 6 मार्क के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया था कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 6 नंबर को टारगेट करेंगे। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपका बहुत सारा प्यार उस वीडियो में हमको मिला। तो आपके एक्स्ट्रा कमेंट भी थे कि आगे की फर्दर वीडियोस लेकर के आएँ, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में मैं थोड़ा सा बाहर था, आउट ऑफ टाउन था, आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। अभी हमारे पास फिर भी 1-2 दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर्स को कवर कर ले जाएं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम सबसे पहले बड़े मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस वाले हमने सारे चैप्टर टारगेट कर लिए। आज 5 नंबर के क्वेश्चंस को टारगेट करने की बारी है। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, जो 5-5 नंबर के होते हैं। और यहाँ से हम वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो 5 नंबर के क्वेश्चंस के योग्य हैं, जहां से 5 मार्क क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब वो चैप्टर कुछ ऐसे भी होंगे कि सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन वहां से नहीं आएंगे, वहां से 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे और 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो 5 मार्क क्वेश्चन के चैप्टर पर रहेगा। और उस चैप्टर से जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, वहां से अगर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कोई 2 नंबर या कोई 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ताकि फिर अलग से जब हम 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की वीडियोस लेकर के आएँ, तो वहां फिर हम इन चैप्टर्स को स्किप कर देंगे, क्योंकि इनमें हम 5 नंबर के साथ साथ आपको 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन भी बता देंगे। समझ आई बात? तो ठीक है, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले डेमो पर्पस के लिए हम यहाँ पर एक पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ परीक्षा बोध। तो आप भी मेरे साथ साथ या तो परीक्षा बोध रखे हो तो उसमें इंडिकेट करेंगे, और या फिर आप अपनी नोटबुक में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया समझिए। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये हमको 10 नंबर देके जाएगा, 10 मार्क्स। ठीक, इसी प्रकार से कम समझो बच्चों, 3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी सारे चैप्टर जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उन चैप्टर से 3 नंबर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मान लो 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो ये 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। इसी प्रकार से 2 मार्क के भी कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर इसको 3 क्वेश्चन भी मान लेता हूं, तो ये आपको एटलीस्ट 6 मार्क्स देके जाएगा। समझे? और बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखेंगे 1 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन भी 1 नंबर के हमारे कवर हो गए। तो ये ले देखिए आपको कितने नंबर दे जाएगा। देखिए 10 और 9 19 और 6 25 हो गया। तो 1 नंबर भी कम से कम 3 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो आप देखिए कितने नंबर बन गए यहाँ पे, 19 और 6 25 और ये 3 28 नंबर। ठीक है, टोटल जो है 28 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 28 नंबर नहीं भी बनता तो मोटा मोटा 25 नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वीडियो कॉन्फिडेंटली आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन करवा देगी। यानी इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर ली हमारी वीडियोस को देख करके, तो 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कोशिश यही रहे कि हम लोग यहां से 20 से 25 नंबर उठा लें। और पिछली वीडियो में हमने 6 12 नंबर के क्वेश्चन आपको बता दिए थे। तो अगर आप यहां से 28 नंबर ले आते हैं और 12 नंबर पिछली वीडियो से ले आते हैं, तो आपके 2 वीडियो से 40 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। अभी हमने ऑब्जेक्टिव की बात ही नहीं की है, एमसीक्यूज की, या आपका जो मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स आता है वो अलग से 15 नंबर है। ठीक है, तो अगर आप 75 नंबर में 15 नंबर एमसीक्यू वगैरह काट दें तो 60 नंबर बचा। 60 नंबर में हमारी 2 वीडियो से आप 40 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब है अगली वीडियो जो आएगी वो आपको 20 नंबर और टारगेट करवा जाएगी। समझ आई बात? तो चलिए शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपना प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करेंगे, ताकि हम अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकें और आपके सामने दुनिया भर की वीडियोस प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझिएगा मार्किंग स्कीम। चैप्टर 3 जो है हमारा एग्रीकल्चर नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
और इसके साथ साथ 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो वो क्लियर कट आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत कम आते हैं। तो बहुत कम आने का ये भी मतलब नहीं है कि हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, बहुत कम आते हैं। असल में बात ये होती है ना कि देखिए सोशल में टोटल 21 चैप्टर हैं, तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है और हमारे पास कुल प्रश्न आने 18 बोर्ड परीक्षा में। तो कहां से क्वेश्चन लें, कहां से ना लें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये पैटर्न फिक्स नहीं रहता। तो कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कभी किसी से नहीं आता, ये कोई इसमें ट्रेंड सेट नहीं है, याद रखिएगा। आता है और नहीं भी आता है तो हम तो भाई ये मान के चलेंगे कि भैया आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, पूरे चैप्टर से फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? पूरे चैप्टर से फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर का, ये भी याद रखिएगा। अगर आ गया तो आएगा ही आएगा, और नहीं आया कोई दूसरे चैप्टर को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि 5 नंबर के लिए हमारे पास 6 चैप्टर हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। अभी से मैं आपको चैप्टर बता देता हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर 3 है, एक चैप्टर 6 है, एक चैप्टर 8 है, एक चैप्टर 16 है, एक चैप्टर 18 है और एक चैप्टर 21 है। ये देख लो, ये 6 चैप्टर हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं ना, आज की इस वीडियो में हमने इतने 6 चैप्टर डिस्कस करने हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 16, चैप्टर 18, चैप्टर 21। तो भाई हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए 6 चैप्टर हैं, समझिएगा। और 6 चैप्टर में 5 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं मात्र 2। तो फिर आप तो ये समझ सकते हैं भावनाओं को ना, कि अगर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने हैं और 6 चैप्टर से बनते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है एक सत्र में, एक साल में किसी एक ही चैप्टर से या किसी 2 चैप्टर से ही ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसीलिए निराश नहीं होना, आपको पढ़ने सारे चैप्टर हैं। अगर कहीं से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे चैप्टर से आ जाएगा, तो हम जो चैप्टर आपको बताएंगे वो क्लियर कट सॉलिड चैप्टर्स हैं। इसके अलावा ये जो 6 चैप्टर आपके सामने हमने लिखे हुए हैं, इनके अलावा और कहीं से 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते तो कहीं से 2 नंबर के आ जाएंगे, कहीं से 3 नंबर के आ जाएंगे, कहीं 2 क्वेश्चन 3 नंबर का दिखेगा, कहीं 2 क्वेश्चन 2 नंबर का दिखेगा। तो आपको कुल मिला जुला के ये 20 से 25 नंबर अगर सिक्योर करना है, तो मैंने जितने चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं उनको आपको हल्के में नहीं लेना है। पूरा पूरा चैप्टर भी हम पढ़ने के लिए नहीं बोलते, हम खाली 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे, वही क्वेश्चन आपने पढ़ना है और अपने शब्दों में लिखना है। कोई जरूरत नहीं है किताब का रट्टा मारना, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको बगैर भाई स्टोरी पढ़े या रट्टा मारे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें रटने बटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम उसको आराम से बना ले जाएंगे और आप देखेंगे बहुत मजे के साथ आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर का हमारा चैप्टर है, मैंने बता दिया 5 नंबर का क्लियर कट एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो गिनती के 2-3 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, उस पर हम आते हैं, फोकस करते हैं। शुरू किया जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन भैया आएगा, और आएगा तो वो भी कभी कभी आएगा, यानी 6 चैप्टर हैं। अगर इस चैप्टर की बारी इस बार लग गई तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। और बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि बिना पढ़े लिखे भी आप उसको लिख सकते हैं, कोई इसमें 2 राय वाली बात नहीं है। शुरू किया जाए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां से देखो 2024 में भी एमसीक्यूज वगैरह बनाए गए हैं, तो भाई आप भी एमसीक्यूज यहां से प्रिपेयर करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम परीक्षा के दिन जो है मॉर्निंग में आपको एमसीक्यू की एक सीरीज देंगे, तो वहां से आपका 15 नंबर सिक्योर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, तो सारी चीजें हम वहां से कवर करवा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल अपने से आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। खरीफ और रबी और जैद 3 तरह के हमारे सीजन होते हैं, उसमें अलग अलग अनाज हम लोग उगाते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे खरीफ सीजन कब से स्टार्ट होता है, मानसून जैसे ही गुजरता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन इंडिया पैडी कैन बी ग्रॉन, देख लो पैडी जिसमें से भूसा वगैरह निकलता है वो कहाँ ग्रॉन किया जाता है, कब ग्रॉन किया जाता है। इन इंडिया पैडी कैन बी ग्रॉन, किस सीजन में पैडी यानी आप समझ रहे हैं जिसमें से भूसा वगैरह निकलता है, ऐसे अनाज कब ग्रो किए जाते हैं। तो इसका आंसर है खरीफ में। अब आप खरीफ क्या है, रबी क्या है, जैद क्या है, इसको देख लीजिएगा। ये जैद की स्पेलिंग कभी ये JAYAD लिख देता है और कभी ZAID भी लिखा जाता है, याद रखिएगा ना, तो आगे हम इनको यूज करेंगे। तो फिलहाल इनको आप पढ़ लीजिए, ये मैं भी आपके लिए छोड़ देता हूं। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम एक ऑब्जेक्टिव का एक सेशन लेकर के आ जाएंगे, तो वहां से आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें आप आराम से
खुद से देख सुन के बना सकते हैं, इसमें मेरी हेल्प की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं जहाँ पर हेल्प करना चाहता हूँ सिर्फ मैं वो बताता हूँ। ठीक है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी देखो बच्चों यहाँ से पूछा जाता है, आप आराम से इनको पढ़ के बना सकते हैं अपने आंसर्स को। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह यहाँ से सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे फिल इन द ब्लैंक्स बेटा आपको प्रिपेयर करना है। जैसे मेन फूड आइटम ऑफ खरीफ क्रॉप इज, खरीफ क्रॉप में कौन सा फूड आइटम होता है जो मेन होता है, तो याद रखिएगा पैडी। ऊपर ये अभी मैंने बताया ना आपको एमसीक्यू में, तीसरा एमसीक्यू भी यही था। जैद इज ग्रोन इन विच सीजन, जैद कब उगाया जाता है, मेरे ख्याल से गर्मी में उगाया जाता है। ये वाटरमेलन वगैरह जो है ना, पानी वाले जो फल होते हैं ये वही होते हैं, तो गर्मी में उगाया जाता है, तो आप यहाँ पे समर लिख सकते हैं। मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी, रबी सीजन ठंडी के सीजन में जो उगाए जाते हैं उसको रबी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, गेहूं वगैरह हो गया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जिनको बोते हैं और गर्मी के सीजन में काटते हैं, समझ आया, तो ये रबी फसल कहलाती है। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो होता है वो वीट है, गेहूं। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द खालिस्तान ऑफ पैडी, क्या कहलाता है जी, धान का कटोरा। पैडी यानी धान होता है, ठीक है, धान का कटोरा, कटोरा को बोलते हैं बाउल। ठीक है, खालिस्तान इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सारे लोग जॉब में तो है नहीं, ऑलमोस्ट 51% आज भी भारत इसी पर डिपेंड है, यानी भारत की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, तो यहां पर आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा। तो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं बताना था, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है। बाकी आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। देखिए इधर 2019 में 2023 में क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे आपके सामने आंसर भी हैं। सिंस लास्ट 60 ईयर्स द प्रोडक्शन खालिस्तान इंक्रीज, पिछले 60 सालों से किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो आंसर है गेहूं का, ये तो आपको दिख ही रहा है। कोर्स क्रॉप इज ग्रोन इन खालिस्तान पार्ट ऑफ द इंडिया, कोर्स क्रॉप कहां पर उगता है, सूखे हिस्से जो होते हैं वहां पर उगाए जाते हैं। खालिस्तान डेजर्ट इज इन राजस्थान, थार डेजर्ट राजस्थान में है, याद रखिएगा। ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड प्रोडक्शन ऑफ खालिस्तान विल डिक्रीज, हमारे पास जो है उपजाऊ भूमि नहीं है, एग्रीकल्चर के ज्यादा जमीनें नहीं है, तो हम क्या नहीं उगा सकते, आंसर है फसल, क्रॉप्स। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा, इनको छोड़ना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, एक एक नंबर आपका कहीं नहीं गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बहुत जनरल जनरल चीजें हैं, जैसे मैंने 3 नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपका काम ये होगा कि आपको रबी सीजन की फसलें, फिर इसी प्रकार से खरीफ सीजन की फसलें और जैद सीजन की फसलें, ये 3 सीजन में कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं और ये 3 सीजन कब कब आता है, यानी इनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, एक एक लाइन का आंसर बनता है। तो इनको बेटा पढ़ लेना, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कब ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स पूछ लेगा। तो अगर आपने 3 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका या तो क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, या ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप देख ही रहे हैं, पूछता ही है, साइड में लिखा ही है, देखो खरीफ, यहाँ पर शुरू के जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं ये इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर है। तो देखो ना, मैंने जो बोला फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लो इनके, यानी इनमें कौन सी फसलें होती हैं, किस सीजन में ये शुरू होता है, किस सीजन में कटाई होती, बस इतना पढ़ना आपको। तो इसको हल्के में नहीं लेना, जितनी बातें मैंने कही वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे 2 जैद के क्रॉप बताओ, 2024 में पूछ लिया ना, तो 25 में रबी का पूछ लेगा और खरीफ का पूछ सकता है, समझ आई बात। तो देखो जैद का पूछा है 2024 में, तो रबी और खरीफ का 2025 में पूछ सकता है, हो सकता है 24 में भी पूछा हो, आगे हम देख लेंगे। देखिए जैद क्रॉप कौन से होते हैं, जो गर्मी के सीजन में पानी वाले इलाके में उगाए जाते हैं, जैसे ककम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, सब्जियां हो गई। ठीक, तुरंत प्रिपेयर होता है, ये एक एक लाइन के आंसर बनते हैं, तुरंत तुरंत प्रिपेयर होता है। ठीक, अब इसमें देखो जैसे पढ़ने लायक क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लो, छोटा सा आंसर है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, ये वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, 3 सीजन आपको पढ़ना है, रबी खरीफ और जैद, ये उसी का घुमा फिरा के पूछ दे। रबी खरीफ जैद उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन क्या यूज कर लिया, विंटर, विंटर में रबी फसलें जो है उगाई जाती हैं, ये वही है, क्या क्या है रबी फसलें, देखो ये रबी का ही आंसर है ना, रबी सीजन में क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो विंटर के नाम से पूछ ले चाहे रबी के नाम से पूछ ले। देख लो, वीट हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, अलसी हो गया, मसूर की दाल हो गई, ये सब ठंडी के सीजन में उगाए जाते हैं। इसी प्रकार से रैनी सीजन में, रैनी सीजन का मतलब है आपका खरीफ, खरीफ याद रखिएगा। तो कभी वो रैनी सीजन के नाम से पूछ देगा, कभी खरीफ के नाम से पूछ देगा, तो फसल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, जवार बाजरा, तुअर दाल हो गया, मूंग दाल, उड़द, ग्राउंड नट्स हो गया, ये सारी चीजें, मूंगफली वगैरह। ठीक है, तो इनको आपने पढ़ना। और क्रॉप, ये जैद सीजन हो गया,
तो मैंने ऊपर जो 3 क्वेश्चन मार्क किए थे, तीनों के आंसर यहीं पर आपके सामने मौजूद हैं। सब्जी है, वाटरमेलन है, ककम्बर है, ककड़ी है, वाटर ककम्बर यानी खीरा, ठीक है। सारी चीज़ें गर्मी के सीजन में उगाई जाती है। सिंघाड़ा बोल दीजिए आप, ठीक है। अब सिंघाड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अब इसमें जनरल क्वेश्चन रहेंगे भाई। खेती किसानी से क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, आप बना ले जाएंगे भाई, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी देख लेना एक बार, इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्रॉप रोटेशन भी देख लीजिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक ही जमीन में एक के बाद एक हम एक अलग अलग फसलें जो है उगाते जाते हैं, इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। कभी रबी में, कभी खरीफ में, उसी जमीन में अलग अलग तरह की फसलें हम उगाते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू कंपेयर प्रोडक्शन इंक्रीज विद पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आराम से। ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है ना, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना। और ये बहुत आसान है, ये हालांकि जनरल सिचुएशन से डील करता है। वाई इज इट नेसेसरी टू कंपेयर प्रोडक्शन इंक्रीज विद पॉपुलेशन, यानी अगर आबादी बढ़ गई तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है अनाज की, उस अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? आबादी बढ़ेगी तो अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्यों? तो आप अपने इसको अपने शब्दों में नहीं लिख सकते क्या कि आबादी बढ़ेगी और अनाज का प्रोडक्शन अगर कम रहेगा तो हम पुजाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे? अनाज ही घट जाएगा तो भुखमरी ना हो जाएगी जी। इसलिए आप अपने शब्दों में इसके आंसर बना सकते हैं, बहुत आसान है। एक दो लाइन लिखना रहता है। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लिवलीहुड ऑफ इंडियन पीपल, तो आंसर है अभी भी 2/3 हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। 51% भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इतनी चीजें अगर आप लिख देते हो तो आपको इसका आंसर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दो बड़ी समस्याएं क्या है खेती करते समय, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से मैं इन चीज़ों को जो है स्किप कर रहा हूं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो खाली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से अब ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब देखो, मैं आपको बोल रहा था ना रबी, खरीफ और जैद में क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, इसको रबी फसल को भी 2024 में पूछ लिया, खरीफ को भी 2024 में पूछ लिया और जैद को भी 2024 में पूछ लिया। तो भाई इस साल फिर यहां से मान के चलो कि 2 नंबर और 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्का दुक्का चीजें आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से अब आप क्या करेंगे, 2 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी हैं उनको स्किप कर दो, यानी छोड़ दो यहां से। समझे बात? शॉर्ट स्वीट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, जो चीजें बन रही हैं उनको पढ़ना, जो नहीं बन रही उनको छोड़ो, गोली मारो यार, क्या करना है। तो याद रखो, यहां से मेरा नसीहत यही है बेटा कि 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। अब बड़े क्वेश्चन कौन से पढ़ने, सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, सिर्फ 2 क्वेश्चन, उतना तो पढ़ सकते हो ना। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं। अगर चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेना, ग्लोबलाइजेशन तो पूरा एक चैप्टर है, वो आपको आखिरी में मिलेगा, चैप्टर नंबर 21। वहां से भी आप इसके आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ना चाहें तो यहां से भी पढ़ लीजिए। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, देश दुनिया में अलग अलग जगह हमको व्यापार करना है, ठीक है। पूरे भारत बस के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ हमने ट्रेड करना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी, समझ गए। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 21 में फिर से रिपीट होगा, तो वहां प्रिपेयर कर लो। तो वहां पढ़ लो या यहाँ पढ़ लो, पढ़ना तो है तो चाहे यहीं पढ़ लो, ठीक। तो मैं अब आप आता हूं डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बगैर देरी के। तो चलिए शुरू किया जाए। यहां से आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एक बार ये देख लेना कि भाई ग्लोबलाइजेशन जब हो गया यानी व्यापार बढ़ गया पूरे दुनिया के साथ, तो फिर एग्रीकल्चर पर क्या इसका असर पड़ता है। तो ये आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भैया अगर सिर्फ भारत को खिलाना है तो ठीक है, हमारे यहाँ जो फसलें हो रही हैं वो आराम से भारत के लिए काफ़ी है, लेकिन वही फसल बाहर अगर बिकेंगी तो फिर कमी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। अब जो मैं पहला क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ बेटा 5 नंबर के लिए, वो ये है। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में, आपके प्रश्न बैंक के अंदर डाला गया है, इसलिए पहला सवाल इस चैप्टर से 5 नंबर के लिए जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो यही है। क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी हो रही है फसल की वो कम हो रही है, तो इसका आपको कारण बताना है, इसके पीछे रीजन बताना है कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर प्रोडक्टिविटी कम हो गई अनाज की। तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं यार, देखो एकदम आराम से लिख सकते हो, पॉइंट वाइज यहाँ पर बनाया गया, बहुत सुंदर आंसर है। तो मैं आंसर पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं खाली क्वेश्चन इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, बस इतना ही लिखना है। 5 नंबर मिलेगा बेटा, याद रखना अगर आ गया तो। वैसे तो हमारे पास 6 चैप्टर है ना, 5 नंबर के दावेदार, आना तो कोई 2 क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी कोई एक ही आना रहता है 5 नंबर के लिए, उसके ऑप्शन में एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, लेकिन चैप्टर नंबर जो भी मैंने आपको बताया 3 से लेके 21 तक,
6 चैप्टर के नाम जो शुरू में मैंने गिनाए हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में रहेगा 5-5 नंबर का। तो 10 नंबर सिक्योर करने के लिए आपको 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, मैं पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा, 20 से 25 नंबर आ जाएगा। तो जितनी चीजें बता रहा हूं बहुत सीरियस होकर के देखो और समझो और उसको फॉलो करो। जिस तरह मैथ्स में और साइंस में फोड़ के आए हो, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी फोड़ के आओगे। तो बेटा ये भी अब कुछ नहीं पढ़ना आपको, कोर्स फुट वगैरह थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जनरल चीजें पूछी जा सकती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन जो मैं 5 नंबर के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो यही है। ठीक, बस 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना। व्हाट आर द सम बेसिक रीजन फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, फसलों के उत्पादन में अगर इंक्रीमेंट होता है, बढ़ जाती है, तो उसके पीछे बेसिक रीजन क्या होती है वो आपको बताना है। यानी फसल का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, उसका कारण क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, यानी इंक्रीज इन टोटल सोन एरिया, जहां बुवाई कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े एरिया में आपको बुवाई करना है। इंक्रीज इन इरिगेटेड लैंड, सिंचाई वाली जमीन जो है ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आप अपने शब्दों में बना लीजिएगा। एग्रीकल्चर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स। ये तो अपने शब्दों में बना सकते हो ना, तो हल्के फुल्के अंदाज में इसको भी देख लेना, ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 2023 में आया है, तो 25-26 में भी निसंदेह पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने 2 क्वेश्चन जो रिकमेंड किए उनको नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, ह्यूमन सेटलमेंट। तो सबसे पहले मैं इसका मार्किंग स्कीम आपको समझा दूं, उसके बाद फिर आगे की बात करता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका मार्किंग क्राइटेरिया समझिए प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मार्किंग क्राइटेरिया में ऐसा रहेगा कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन सेटलमेंट, यहां से देखो एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन दिखेगा 3 नंबर का। 1 नंबर का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता, तो सिर्फ यहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। और परीक्षा में अगर चैप्टर 6 आता है तो चैप्टर 6 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा वो भी चैप्टर 6 से ही रहेगा, समझे आप। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ कोई दूसरा चैप्टर आप नहीं मिला सकते। चैप्टर 6 के ऑप्शन में चैप्टर 6 का ही क्वेश्चन रहेगा, तो कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात हो रही है, याद रखिएगा ना। ठीक है, तो ये हम बात करें 5 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जब भी आता है यहां से, तो चैप्टर 6 के ऑप्शन में चैप्टर 6 ही रहता है। ह्यूमन सेटलमेंट के ऑप्शन में ह्यूमन सेटलमेंट का ही क्वेश्चन रहता है, कोई एक आपने बनाना रहता है। और चैप्टर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, तो इसमें बड़े जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी ये 3-3 नंबर के सिंगल क्वेश्चन बनते हैं, और कभी 2 क्वेश्चन मिला करके 3 नंबर बनाया जाता है। 1.5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको दोनों तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन 3 नंबर के बताता हूं और 2-3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के बताता हूं, उसको पढ़ लेना। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, यानी चैप्टर 3 के कंपेरिजन में ये चैप्टर ज्यादा डोमिनेंट है, तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा, इसके कम चांसेस हैं, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट के क्वेश्चन आएंगे, इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो चैप्टर 3 से ज्यादा प्रेफरेंस आपको चैप्टर 6 को देना है। एग्रीकल्चर वाला जनरल क्वेश्चन होता है मेरे भाई, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी अपने शब्दों में उसके आंसर बना के आप लिख सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ा सा टीडीएस है, हालांकि ये भी जनरल क्वेश्चन के साथ ही डील करता है। अगर इसको भी आपने एक बार पढ़ लिया, अपने शब्दों में बना लिया, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें, तो देखो अब ये सब तो पढ़ लोगे ना, अब आप ऑब्जेक्टिव खुद से कर लेना। ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं यहाँ से, फिर इन द ब्लैंक्स भी बहुत कम आते हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर डील नहीं करूंगा, उसके लिए फिर अलग से हम कोशिश करेंगे, एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी 3 नंबर के क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है यहाँ से, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फिर इन द ब्लैंक भी इक्का दुक्का पूछता है, 2019 के बाद 24 में डायरेक्ट पूछा है, कोई जरूरी नहीं 25 में आएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है ना। सबसे पहले सेटलमेंट का मीनिंग समझो। ये ह्यूमन सेटलमेंट का पूरा चैप्टर है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट का ये मतलब होता है कि भैया एक ऐसी जगह का चुनाव करना और उस जगह को रहने लायक बनाना, यानी वहां तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। रहने के लिए क्या चाहिए? घर, कॉलोनी, बस्ती, जैसे गांव में होता है, शहर में होता है। पानी की सुविधा होनी चाहिए, जमीन, खेती की सुविधा होनी चाहिए जमीन की, यानी एक जगह को रहने लायक जगह बनाना, यही कहलाता है ह्यूमन सेटलमेंट। तो आप इसको पढ़ के देख लो, कम से कम जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया अपने शब्दों में लिख दोगे, ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट इज दैट प्लेस, जगह को बोलते हैं ना, ह्यूमन सेटलमेंट इज दैट प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग मेक सुटेबल प्लेस फॉर हिम टू लिव इन, यानी इंसान क्या करते हैं, उस जगह को अपने रहने लायक बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली इंसान जहां बसते हैं, रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, एक रूरल सेटलमेंट, एक अर्बन सेटलमेंट, यानी एक ग्रामीण सेटलमेंट और एक दूसरा शहरी सेटलमेंट। समझ आई बात? गांव में किस तरह से रहने लायक उसको बनाएंगे और शहर में किस तरह से रहने लायक उसको बनाएंगे, शहरीकरण, ग्रामीणकरण, ये समझ रहे हैं आप?
यही है। तो ये इन दोनों पर ही क्वेश्चन बनेगा जी, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट पर ही 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मैं यहां से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन सजेस्ट करता हूं, इसको समझिएगा मेरे साथ साथ ना। तो 1 नंबर के जितने क्वेश्चन है बेटा, उसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बात समझिएगा, ये सब नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो आया 3 नंबर के लिए वो ये है, स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं। आप लोग देखते हो कि जहां रहते होगे, जो विधायक होते हैं इलाके के, वो कभी आदर्श ग्राम घोषित कर देते, कभी स्मार्ट सिटी बना देते हैं, बनाते हैं शहरों को। तो स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं ये देख लो, ठीक है, पढ़ के देख लेना, बहुत आसान है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये पहला क्वेश्चन है जो 3 नंबर के लिए मैं यहां से टारगेट कर रहा हूं। 3 नंबर के लिए पहला सवाल स्मार्ट सिटी वाला, ठीक। दूसरा, और कभी कभी ये क्वेश्चन 1.5 नंबर के लिए मिला के बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, वो ये आपके सामने है, ये राइट एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। यानी अगर हम किसी लोकेशन को रहने योग्य बना रहे हैं तो कौन कौन से 3 फैक्टर होंगे जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला है भैया मौसम, दूसरा है लैंड फॉर्म, जमीन कैसी वहां की उपजाऊ है कि ऐसी ही बंजर जमीन है, ठीक। तीसरा है वाटर सप्लाई, पानी की सुविधा है या नहीं है। भाई ये सब नहीं होंगे तो आप उसको रहने लायक बना ही नहीं पाएंगे। तो खाली अगर आप ये टाइटल पढ़ लेते हो और उसके अंदर 2-4 चीजें लिख देते हो, पूरे पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन और मैं 3 नंबर का ले रहा हूं, यहां पर देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा पढ़ लेना, इसको नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में सब में डाला गया है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबरों के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए ये आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। यानी अगर ग्रामीण सेटलमेंट हम बना रहे हैं, गांव को रहने योग्य बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे 5 समस्याएं आती हैं वो पढ़ लेना। भाई गांव है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं रहेगी, कम रहेगी, लैक ऑफ मींस, लैक ऑफ फैसिलिटी ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट की, पीने के पानी की असुविधा रहती है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं रहती गांव में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का तो रो नहीं रहता है गांव में। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल ना के बराबर होती, कोई रोजगार नहीं होता। लैक ऑफ सिस्टमेटिक एंड पुका हाउस, ये देख लीजिएगा। 5 आपको कोई लिखना रहता है, 5 प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। वैसे शॉर्ट नोट भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, और टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट भी पूछता है, लेकिन जब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पूछेगा तो आपको ये आंसर नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, समझिएगा बात को ना। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जब पूछेगा तो इसको नहीं लिखना, आगे हम क्वेश्चन बताते हैं उसको लिखना आपको, ठीक है। यहां से डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी नहीं बनाना आपने बेटा, इसको भी छोड़ दीजिए। तो 3 नंबर के लिए हमारे क्वेश्चन हो गए बेटा, जितने बताने थे मैंने ऊपर 2-3 क्वेश्चन जो बता दिए वही हैं। तो 3 नंबर के लिए आप सिर्फ इतना कर लीजिए। अब हम आते हैं सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ पहला सवाल है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये कभी 3 नंबर के लिए भी बन जाता है, कभी 5 नंबर, दोनों के लिए बना लेता है। तो आप कोई वो नहीं है, सेम पॉइंट लिख दीजिए चलेगा। तो कभी याद रखिएगा ये 3 मार्क्स के लिए बनता है और कभी ये 5 मार्क्स के लिए बन जाता है। और इस साल ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में, सब में डाला गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लिखना है रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में। देख लो 3 पॉइंट यहां मिल जाएंगे आपको और अगले पन्ने में मिल जाएंगे। अगला पन्ना भी मैं आपको दर्शन करा देता हूं। ये 6 पॉइंट बनाया है, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा, याद रखना 5 नंबर का। और अगर 3 नंबर में आए तो 3 पॉइंट लिख देना। इसलिए इसको प्रिपेयर कर लेना कि रूरल सेटलमेंट में और अर्बन सेटलमेंट में क्या अंतर है। अरे भैया वो जो भी फैसिलिटी नहीं बताया मैंने, 5 प्रॉब्लम गिनाओ रूरल सेटलमेंट के, तो वो नुकसान लिखो, इधर लिख दो शहर वाले में क्या कि ये सुविधा है, ये सुविधा है, ये सुविधा है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की सुविधा रूरल सेटलमेंट में नहीं होता, तो शहर में क्या लिख दोगे, अर्बन वाले में ये सुविधा रहती है। वाटर प्रॉब्लम्स शहर वाले में, अर्बन में क्या लिख दोगे कि कोई वाटर प्रॉब्लम नहीं होता। समझ आई बात। क्लाइमेट प्रॉब्लम तो उधर कोई क्लाइमेट प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरह करके आप बना सकते हैं आंसर, बहुत आसान रहेगा, आराम से आपका हंसते खेलते बन जाएगा। तो कभी 5 नंबर के लिए आए तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर के लिए आए तो 3 पॉइंट में निपटा लेना बात। अगला ये जो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में, तमाम चीजों में इसको डाला गया है। तो भैया ये आपको पढ़ना है, ठीक। इसके आंसर आपको यहाँ ऊपर से मिल जाएंगे। देखिए, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर विच अफेक्ट विथ एग्जाम्पल विच अफेक्ट ह्यूमन हैबिटेशन। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट का आंसर है ये। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं शहरों में, तो एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक। आगे बढ़ेंगे बेटा हम।
आगे बढ़ेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूरल सेटलमेंट का, टाइप्स ऑफ, जो ऊपर मैंने बताया ना कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जब आएगा तो उसको नहीं लिखना, इसको लिखना आपने। ये क्वेश्चन भी इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए, सीधा सीधा 5 नंबर के लिए, ठीक है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर देखिए, ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर में प्रश्न बैंक में डाला गया और ये सिंपल चीज है, इसको रट्टा मार के आपने नहीं लिखना, एक बार पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम समझ लीजिए, लिख सकते हैं। देखिए, राइट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन विलेजेस, हमारे भारत में जो गांव होते हैं उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखिए। तो आप बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हैं भाई, मजा आता है गांव में रहना, गांव की शुद्ध ताजा हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई मैक्सिमम पॉपुलेशन भी नहीं, ठीक है, कोई राय राय किचकिच नहीं, ऐसे बहुत सारे आप इसमें चीज़ें लिख सकते हैं। ये बहुत गांव तो आप समझते हैं हमारे यहाँ प्राचीन जमाने से ही चला आ रहा है, शहरीकरण तो बहुत कम होता है लेकिन गांव तो होते ही हैं, गांव से ही शहरीकरण होता है, तो पहला स्टेप तो गांव ही है। तो इसमें आप जितनी चीज़ें आप जानते हो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत मज़ेदार सेंटेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो भैया ये आप रूरल सेटलमेंट जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है, हेमलेट, बेस्ड सेटलमेंट, इसी प्रकार से डिस्पर्स सेटलमेंट, ये सब बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट सब पढ़ना आपने इस साल। रूरल सेटलमेंट का बिल्कुल टाइप्स प्रिपेयर करके रखिए, इंडियन विलेज के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने, टाइम नहीं तो मैं इनको पढ़ पढ़ के आपको बताता, बड़े मजेदार टॉपिक है बेटा, ये बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है जी। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन लास्ट में बता दिया, एक बता दिया राइट द मेन फीचर ऑफ इंडियन विलेज। अब इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, तो आपको मर के जी के इनको रटना नहीं है मेरे भाई, 10-11 पॉइंट थोड़ी ना तुम पढ़ के लिखोगे यार, ऐसे थोड़ी ना लिख रहे हो। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 लाइन लिखना रहता है, 5 पॉइंट, 5-5 पॉइंट बनाओ, छोटे छोटे 2-2 लाइन के पॉइंट बनाओ ना भाई, राइटर तो आप ना हो, तो इनको पढ़ के सिर्फ अपने काम की चीजें निकालो और लिख देना, ठीक। तो एक टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट यहां से मैं सजेस्ट करे दे रहा हूं, और एक ये मेन फीचर लिखना आपको इंडियन विलेज का, वो सजेस्ट कर दे रहा हूं। तो इसके 11 पॉइंट देख के घबरा नहीं जाना है, इसके 11 पॉइंट देख करके घबरा नहीं जाना है, सिर्फ लिखना 5 पॉइंट है। अब आप समझदार हैं, 11 को 5 कैसे बनाना है, किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, जो इजी लगता होगा उसको पकड़ लेना, बाकी कठिन को छोड़ देना। आगे बढ़ेंगे बेटा, यहां से सिर्फ इतना ही करना, आपका यहां से नंबर सिक्योर हो जाएगा। 5 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता। अब चलो बच्चों, यहां पे आते हैं अपन सीधा चैप्टर नंबर 8 की तरफ, और यहां से मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करवाता। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले ये समझो, ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है बिटवीन द 2 वर्ल्ड वार्स। 2 वर्ल्ड वार हुए ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड, उसके बीच का जो जमाना था, जो टाइम पीरियड था, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपके इस चैप्टर में रहता है। और वैसे इसके 2 चैप्टर बने हुए हैं सेम, बिटवीन द 2 वर्ल्ड वार्स के, एक चैप्टर 8 है, एक चैप्टर 9 है। तो चैप्टर 9 अभी फिलहाल मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि वहां से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो 4 नंबर वाली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम चैप्टर 9 को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बिटवीन द 2 वर्ल्ड वार्स का टॉपिक है, यहाँ से कौन सा टॉपिक लिया गया है, द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में जो रेवोल्यूशन चल रहा था, क्रांति की लड़ाई चल रही थी, और जो बड़ा डिप्रेशन आया हुआ था, मंदी आई हुई थी, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए जी, मजेदार चीज है। अच्छा, यहां से मैं आपको बता दूं बेटा कि एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू से पढ़िए। अदरवाइज कमेंट करके बताइए, अगर आपका फीडबैक सही रहेगा तो मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा 10 तारीख की सुबह सुबह, 10 नहीं, ये पेपर आपका 17 को है ना, 17 तारीख की सुबह सुबह, 17 मार्च 2025 हम एक रिवीजन सेशन ले लेंगे जिसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसको देख के जाओगे तो आपका बन जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले क्वेश्चन आंसर अपने जितने भी हैं आप प्रिपेयर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अच्छा, पहले तो मैं मार्किंग स्कीम समझा दूं आपको इसकी, तब ना इसका वेटेज आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझो कि यहां से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, 5 नंबर का, लेकिन फिर बात वही कि हमने 6 चैप्टर डिस्कस करने हैं और आना कोई 2 ही क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो ये भी एक चैप्टर है जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको अभी इंडिकेट करूंगा। और खुशी की चीज ये है कि मात्र मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों 5 नंबर के, वही आपने पढ़ने हैं, और बाकी पूरा चैप्टर आपने छोड़ देना है, समझे, है ना मजे की चीज। सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम सॉलिड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना भैया वीडियो में ना, कमेंट करके बताना कि यहां तक मैं बना हुआ हूं, मैं आपको टाइम बताता हूं कि भैया इतनी देर तक बना हूं, यानी आप लिखना 34 मिनट हो चुके हैं हमारे, तो आप 35 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। 35 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। 35 लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप यहां तक देख रहे हैं। आई बात समझ। तो 5 नंबर के मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो क्लियर कट आपके परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, 5 नंबर के अलावा जो है 2 नंबर का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, याद रखिए, सीधे क्लियर कट बता रहा हूं। 2 नंबर के जितने क्वेश्चन दिखेंगे गोली मारो, छोड़ दो,
एक नंबर के भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी, यानी 2-4 साल में एक बार। तो अगर आने होंगे एक नंबर के क्वेश्चन तो मैं 2 क्वेश्चन सिर्फ एक एक नंबर के बताऊंगा, वो आपने पढ़ने हैं। कभी ऐसा होता है बच्चों की एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन कंबाइन करके 2 नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत होशियार हैं ये लोग। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन उठाए, कंबाइन किए, 2 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। तो पढ़ना एक नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी कैसा आता है, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, समझ गए ना, 4-5 साल में एक बार। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको पढ़ना, उसके अलावा छोड़ देना। तो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन क्लियर कट है, ये बता देता हूं, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन क्लियर कट बता देता हूं, चैप्टर खत्म आपका। इतना कठिन चैप्टर और हम आपको परोस के दे रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़ लो काफी है। बाकी भैया ये एमसीक्यूज पढ़ना, आपने देखो पूछता है, बार बार पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभार आता है यहाँ से, तो भाई इसको पढ़ लेना, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी देखो 2018 में पूछा, 2024 में पूछा, तो पूछता है, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना, पढ़ के जाना आपने परीक्षा लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो सजेस्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला सवाल जो एक नंबर के लिए आपने प्रिपेयर करना है वो ये है। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में प्रश्न बैंक के अंदर डाला गया है। वाई एंड व्हेन वाज बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेकन प्लेस इन रशिया। ठीक है, तो रशिया रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। द एम ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज टू एंड द ऑटोक्रेटिक एंड डिक्टेटर रूल ऑफ सीजार। ये जो सीजार का वो डिक्टेटर रूल नहीं चल रहा था रशिया के अंदर, तानाशाही, उसको खत्म करने के लिए ये जो है रेवोल्यूशन आया था, क्रांति आई थी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। दूसरा सवाल एक नंबर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ना बेटा, कितने का है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया। और देखो और देखो और देखो, एक नंबर का एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। विच कंट्रीज ज्वाइन विद जर्मनी इन एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो जर्मनी के साथ हिस्सेदारी ली थी, तो कौन सी हैं, इटली और जापान, ये 2 नाम आप याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। बस जी इतना ही पढ़ना है एक नंबर के सवाल के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी। 2 क्वेश्चन यहां से बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा ये अब आपको जो दिख रहा है ना भीड़ भाड़, ये सब कुछ आपके परीक्षा में नहीं आना है। इस भीड़ भाड़ को आप भीड़ भाड़ ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, इनको आप बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल समय गवाए बिना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं कि इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको हमने पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज आप चाहें तो ये सोवियत और संसद के डेफिनेशन आप जरूर पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। वाई डिड द प्राइसेस ऑफ गुड्स केम डाउन और रिड्यूस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये जनरल सवाल है कि भाई जब मंदी आती है तो सामान की कीमतें, वाई डिड द प्राइसेस ऑफ गुड्स केम डाउन और रिड्यूस्ड, तो सामान की जो कीमतें होती हैं वो कम क्यों हो जाती हैं या बिल्कुल खत्म क्यों हो जाती हैं, कब, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, मंदी का जमाना आता है, तो सीधे सीधे वैल्यू कम हो जाती है। ये शेयर मार्केट वालों से पूछो, हार्ट अटैक आ जाता है उनको, जैसे मार्केट क्रैश करता है, मंदी आती है मार्केट में, वैसे जितने शेयर होते हैं सबकी कीमत गिर जाती है। ऐसा क्यों, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रीज में, तो एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब भाई मैं जो सवाल बताना चाहता हूं उस पर आता हूं सीधा। 5 नंबर के लिए मात्र 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला सवाल है बच्चों 5 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक, देखो पूरा चैप्टर मैं छुड़वा दे रहा हूं, सिर्फ यही क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं। व्हाई डिड रशिया विथड्रू फ्रॉम द वार आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन। रशिया ने 1917 की क्रांति के बाद विड्रू क्यों कर लिया था लड़ाई से, यानी बाहर क्यों निकल गया था, बाहर हो गया था लड़ाई से, फिर लड़ाई में इसने हिस्सा नहीं लिया। तो ये पढ़िए, इसका कारण पढ़िए, इसको प्रिपेयर कर लो अपने शब्दों में। भाई हिस्ट्री है, इसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एनी 5 इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। एक आपको ये पढ़ना बेटा, रशियन रेवोल्यूशन का के ऊपर जो 5 इफेक्ट, 5 प्रभाव पड़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़े वो 5 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सीजार रूल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
वो आप अपने रिस्क के ऊपर पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, कम नहीं पढ़ना है। तो हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने 5 नंबर के लिए बता दिए, 2 क्वेश्चन मैंने 1 नंबर के लिए बता दिए। बस इस चैप्टर में इतना ही है, हल्के फुल्की चीज रहती है जी। अगला हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर पहले मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम समझिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, बहुत हलवा सा चैप्टर है। वैसे पढ़ने में बहुत कठिन है ये चैप्टर। आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं भाई। बहुत सारे मूवमेंट जो है निकाले गए थे डेमोक्रेसी से रिलेटेड, सोशलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ना बेटा याद रखना, 5 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो दावेदार है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं सजेस्ट करूंगा 5 नंबर के लिए, याद रखना। तो याद रखना मेरी बात, मात्र मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा 5 नंबर के लिए। पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन इकलौता 5 नंबर का दावेदार है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा जो यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, वो बनेगा 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपको पढ़ना है। 5 नंबर आता है या नहीं आता, एक क्वेश्चन हार्डली जो है इस साल आपके मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में डाला गया है, तो वो दावेदार है, तो वो आ सकता है। और बाकी 3 नंबर का क्वेश्चन आपने पढ़ना है, और 1 नंबर का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछा जाता, तो ऑब्जेक्टिव को भी हम गोली मार सकते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे 2020 में ये क्वेश्चन आ गया, वो आप पढ़ लेना। डिसआर्मामेंट यानी हथियार रख देना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, याद आएगा तो बताऊंगा यार, ठीक है। डिसआर्मामेंट, हथियार रख देना, हथियार डाल देना। क्यों जरूरी है? सब देश जो पावर में रहते हैं वो दूसरे देशों को इसे दबा के रखते, भैया हथियार डालो। हथियार नहीं उठा सकते तुम, हथियार खरीद ही नहीं सकते तुम, ठीक है। तो अब समझिएगा, हम मीनिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे अभी। चलिए यहां से सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन तो भाई पढ़ने नहीं है आपने, गोली मारो, छोड़ दो इनको। मनरेगा वनरेगा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां से चीजें नहीं पढ़नी है। पहला जो सवाल है बेटा 3 नंबर के लिए, वो ये है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अब 3 मार्क्स का ये हरगिज मतलब नहीं बच्चों कि इसमें जितने पॉइंट बनाया है वो सब आपने लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 से 4 पॉइंट लिखिए बस, 3 से 4 पॉइंट बस, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। समझ रहे हैं? पूरा पूरा आंसर आपको कभी नहीं लिखना रहता, अपने शब्दों में बना के लिखना है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखना है कि कितने शब्दों में आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए। समझ आई बात? तो 3 नंबर के लिए 4 पॉइंट, 3 पॉइंट काफी, आपको 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है जो आपने 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। समझ गए बात? अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज से पढ़ने के लिए बोलूंगा, जो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन आपने पढ़ना है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 3, एम्स ऑफ पीस मूवमेंट पढ़ लेना, क्योंकि पीस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर के लिए बनेंगे। तो आपको ये जो डाटा यहां से आप पढ़ेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे, ये सब उधर कॉपी करने के लिए हेल्प में आ जाएंगी। समझ आई बात? बाकी यहां से आपने कुछ नहीं पढ़ना, तो मैं पेज को फिर से ऊपर नीचे नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा मैं। डिसआर्मामेंट का मीनिंग जो है जरूर पढ़ लेना। उसका मीनिंग क्या होता है देखो, डिसआर्मामेंट मीन्स बैन ऑन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स ऑन लार्ज स्केल। समझे ना? यानी हथियार भैया आप ना खरीद सकते हैं, ना बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बैन लगा देती है ना जो वीटो में देश जुड़े हुए हैं, पावरफुल देश, वो तो ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने देश में, और ना यूज कर सकते हैं किसको, एटॉमिक वेपन्स को, एटम बम को, या जो भी हथियार है बड़े बड़े, उनको बड़े पैमाने पर आप यूज नहीं कर सकते। तो ये इनके आंसर आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सोशल मूवमेंट से रिलेटेड भी इस साल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो भाई सोशल मूवमेंट का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। डिसआर्मामेंट में ऐसे ही पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन 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 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ एक चीज और समझिएगा ना, 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, वो कभी कभी 3 नंबर का डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देता है, और कभी कभी 3 नंबर में 2 क्वेश्चन बनाता है, 1.5 नंबर के, 1.5 नंबर एक क्वेश्चन में, 1.5 नंबर दूसरे क्वेश्चन में। तो इसको भी वैसे ही कर सकता है, वो चाहेगा तो 1.5 नंबर के लिए क्वेश्चन बना देगा इसको, और चाहेगा तो 3 नंबर के लिए बना देगा। तो आप प्रिपेयर रहिएगा। इसको मैं 1.5 नंबर का मान लेता हूं। तो बाकी दूसरा क्वेश्चन जो 1.5 नंबर के लिए आएगा वो ये है, आरटीआई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो बगल में जो मैंने यहां पर लिखा है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न बैंक में, मॉडल पेपर में इसको डाला गया है। समझे आप? तो ये भी कभी कभी 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और कभी कभी 1.5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो वैसे तो आरटीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के लिए बनेंगे। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं बार बार कहूंगा कि इस चैप्टर से आरटीआई को आपको नहीं छोड़ना है। जितने क्वेश्चन आरटीआई से रिलेटेड दिखेंगे सब पढ़ के जाना,
क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन आरटीआई से रिलेटेड आ जाएगा तो आप उसको आराम से आंसर बना के लिख पाओगे। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आरटीआई से रिलेटेड है, हाउ कैन वी यूज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। पढ़ लेना भैया, दोनों एक ही जैसे हैं, एक का आंसर दूसरे में आप चिपका सकते हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। पीस मूवमेंट भी मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 17 को तो प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन इसको करूंगा क्योंकि ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय पीपल ऑफ पीस मूवमेंट टू चेक नॉन पीस अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई पीस इज इसेंशियल अमंग द वेरियस कंट्रीज। क्यों शांति जरूरी है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना भाई, ये 3 नंबर के लिए आएगा सीधे सीधे, या ज्यादा हुआ तो 1.5 नंबर के लिए इसको बनाएगा, और 1.5 नंबर का पीछे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया वो बन जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 15 जो बताया आरटीआई वाला वो बन जाएगा। क्वेश्चन 10 जो बताया मैंने सोशल मूवमेंट का, हाउ डज सोशल मूवमेंट अफेक्ट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, तो वो 1.5 नंबर का बनेगा, तो 1.5 नंबर का ये बन जाएगा, याद रखना। दोनों साथ में दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 18 साथ में दिखेंगे, 1.5 नंबर मिला के 3 नंबर देंगे, या इसके साथ आरटीआई का क्वेश्चन आ जाएगा, या ये 3 नंबर के लिए अकेला भी आ सकता है। तो भैया पैटर्न फिक्स नहीं रहता, भावनाओं को समझो, आपको पढ़ के जाना है, बस आपका काम पढ़ के जाना है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे, अब मैं सीधा आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए मार्क करा देता हूं, वो आपने पढ़ लेना है बस। अब ये सब नहीं पढ़ना है, जैसे 24 में आ गया ना, नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जरूर सोशल मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, पीस मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, 1-2 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं अब 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा बस। जैसे ये भी नहीं आना, नियामगिरी से रिलेटेड जो है माइनिंग वाला जो क्वेश्चन था, वाई वेयर लोकल पीपल अपोजिंग माइनिंग इन नियामगिरी, लोकल लोग क्यों विरोध में थे वहां जो माइनिंग हो रही थी नियामगिरी में उसके खिलाफ, ये पूछा जा चुका है, अब नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, अब सीधा मैं एक क्वेश्चन यहां से आपको बताता हूं, मास्टर रोल भी नहीं पूछा जाता, मैं सीधा आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। ये देखो, टेरिबल डैमेज भी आ गया है 2024 में, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम। माइनिंग वाला भी नियामगिरी में 2024 में पूछ लिया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पढ़ सकते हैं 5 नंबर के लिए, लेकिन मैं जिसको रिकमेंड करूंगा वो दूसरा क्वेश्चन है, वो यहां पर आएगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पढ़ना बेटा आपको 5 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन बस मैं सजेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो भाई एक चैप्टर से पढ़ ही सकते हो 5 नंबर के लिए, तो ये पढ़ लेना। वाई वाज कमिटी ऑफ 100 नॉट एबल टू परफॉर्म पीस मूवमेंट, 100 लोगों की कमेटी जो थी वो भी, उसके 100 लोग होने के बावजूद भी वो पीस मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाया, क्यों, क्या कमी थी। स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट शोन बाय कमिटी ऑफ 100 वाज सक्सेसफुल टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी हद तक इनका जो स्ट्राइक था या प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल हुआ, ये आपको बताना है। वही है, पीस मूवमेंट में इन्होंने क्यों अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आपको बताना है। तो ये सीधा 5 नंबर के लिए आएगा, छोटा आंसर है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन आप सोशल मूवमेंट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, वो ये है, तो इसको हल्के फुल्के अंदाज में प्रिपेयर कर लेना। सोशल मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको मार्क करवाया है। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 18 की तरफ। ये हो गया डिसआर्मामेंट, नहीं पढ़ना है, सिर्फ मीनिंग याद रखिएगा, 2024 में आ चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम आते हैं मनी एंड क्रेडिट में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो अब धैर्य रखिए, आराम से खत्म करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं इसका मार्किंग स्कीम आपको समझाता हूं, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। ठीक, हाँ जी, चलिए सबसे पहले तो ये समझो बच्चों कि ये जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, बहुत आसान चैप्टर है, बैंकिंग से लेन देन वाला हिसाब किताब रहता है इसमें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो होंगे, जैसे मनी किसको बोलते हैं, क्रेडिट क्या चीज है, क्रेडिट कार्ड क्या चीज है, चेक क्या चीज है, करंट अकाउंट किसको बोलते हैं, सेविंग अकाउंट किसको बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसको बोलते हैं, लोन लेने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, गारंटर क्या होता है, लोन अमाउंट क्या होता है। लोन लेना तो हमारी इंक्रीमेंट को बढ़ा देता है, इनकम को बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोन के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, पूरा वेब फैला हुआ है लोन वाला, तो उसके बारे में आपको लिखना रहता है, यानी इन जनरल क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। मेन जो क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के आएंगे यहाँ से सॉलिड, तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको 5 नंबर का बताऊंगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 3 क्वेश्चन हार्डली 5 नंबर का बताऊंगा, तीनों आसान। और वो अभी से बता देता हूं कि भैया वो फंक्शंस के अबाउट होंगे, जैसे बैंक का फंक्शन क्या होगा, रिजर्व बैंक का फंक्शन लिखो, मनी का फंक्शन लिखो, बस यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, समझ गए। तो 1 नंबर के जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे पढ़ लेना है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ लेना है, बहुत आसान है, एक इससे आसान तो चैप्टर ही नहीं है कोई जी। और अगर आप मेरा मैथ्स का आपने चैप्टर 8 पढ़ा है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बैंकिंग एंड टैक्सेशन का क्लास 10th का, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो, यहां से मैच द कॉलम भी आता है, पढ़ लेना आपने। सबसे पहला सवाल देखिए, व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट कार्ड, पढ़ लेना।
मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पढ़ लो। दूसरा सवाल देखो, जो जो बता रहा हूँ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट इन विच पीपल कैन डिपॉजिट मनी। व्हाट आर द डिफरेंट बैंक अकाउंट, डिफरेंट बैंक अकाउंट पूछा है। तो बैंक अकाउंट तो बहुत टाइप के होते हैं यार, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग, ऐसे मैंने ढेरों नाम गिनवाए हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 में। ठीक, तो ये पढ़ लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा, यहां से बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, आफ्टर 30 ईयर्स व्हाट कैन बी द न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। 30 साल के बाद नया मेथड क्या रहेगा पैसे का। जैसे आज आप देख रहे हो ना, सिक्के बहुत कम नजर आते हैं, 2000 का नोट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 1000 का नोट तो वैसे ही बैन लगा दिए मोदी जी। ठीक बात, 500 का नोट भी बदल गया, सिर्फ 500 का नोट जो है करेंसी के तौर पे बड़ी नोट जो मार्केट में दिखती है। आज से 30 साल के बाद क्या होगा भाई, आज के डेट में यूपीआई चल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग चल रही है, यही सारी चीजें चल रही है। तो 30 साल के बाद तो वैसे ही कैशलेस हो जाएगा भाई, हर आदमी यूपीआई यूज करेगा, ये कोई दूसरा मेथड आ जाएगा। तो ये जरूर पढ़ लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। कैश पेमेंट ना के बराबर हो जाएगा, मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग जो है, ऑनलाइन पेमेंट जो है ये तर्ज पकड़ लेगा, तो इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, मनी क्या चीज है, पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में, प्रश्न बैंक में डाले गए हैं। क्रेडिट क्या चीज है भी पढ़ लेना। क्रेडिट इज स्टेट एट विच ए कंपनी और पर्सन कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक। यानी ये एक अवस्था होती है क्रेडिट, जहां से एक आदमी बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, बैंक देखती है ना भाई तेरा क्रेडिट है कि नहीं, तू उस योग्य है कि नहीं। अगर तेरा क्रेडिट है, क्रेडिट एक आदमी का एक स्टेटस होता है, अवस्था होता है। अगर आदमी का क्रेडिट है, स्टेटस है, अवस्था है, तो बैंक उसको लोन दे देती है। लोन लेने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी डिफाल्टर आदमी तो नहीं, ये देखती बैंक ना उसका क्रेडिट है या नहीं। तो एक इसको पढ़ लीजिए। मनी इश्यूड कैशलेस पेमेंट एंड, ये सब नहीं पढ़ना है। मार्केट भी नहीं पूछेगा। करंट अकाउंट देख लेना, करंट अकाउंट किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके प्रश्न बैंक वगैरह में जो है डाले गए हैं, तो इसको भी आपने पढ़ना है भैया। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। चेक पढ़ लीजिएगा, हालांकि चेक नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न फॉर्म ये पढ़ लेना, क्योंकि ये हेल्प मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है देखो, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, इसको पढ़े रहोगे तो ये आपको हेल्प मिलेगा आंसर फ्रेम करने में दूसरे क्वेश्चनों के। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मॉडर्न फॉर्म में हम यूज करेंगे करेंसी के तौर पर, जैसे लेटर मनी, नोट, नोट, ठीक, कॉइन सिक्का हो गया, चेक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चनों को एक एक नंबर के लिए आपने प्रिपेयर करना है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि एक नंबर के लिए और कोई सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ो, अब एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब सीधा 5 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के बीच का अंतर तो वैसे ही लिख लोगे आप, एक बार पढ़ के जाना इसको। ठीक है, पहला सवाल देखो 5 नंबर के लिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक, राइट द फंक्शंस ऑफ बैंक। कर लेंगे 5 नंबर के लिए, लिख सकते हो आराम से। भाई बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है बैंक, ये लिखना है। तो अगर आपका खाता है तो जाहिर सी बात है आप बैंक का एटीएम भी यूज कर रहे होंगे, नेट बैंकिंग भी यूज कर रहे होंगे, मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर रहे होंगे, मैसेज सुविधा भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, निफ्ट भी कर सकते हैं, एनआईएफटी, तो सब चीज आपको मिल जाएगा। एटीएम की फैसिलिटी रहती है, बैंक में लॉकर की फैसिलिटी रहती है, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट या कीमती चीजें, सोने वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम मैंने बोला था शुरू में, फंक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन आपको पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 2 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो एक तो फंक्शन ऑफ बैंक पढ़ लेना, ये सामने है। ठीक, और दूसरा फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक पढ़ लेना, आरबीआई। आरबीआई ही कंट्रोल करती है ना बाकी के लंदी फंदी बैंकों को, नहीं तो मनमानी फिर आपसे टैक्स लेने लग जाए। ठीक, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता था, लेकिन 2024 में पूछ लिया गया, इसलिए हम उसको इंडिकेट नहीं कर रहे। ये सब पढ़ लेना भैया ना। और यहां से पढ़ने लायक एक क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं 5 नंबर के लिए, इसको नहीं छोड़ना। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, लेकिन इसको हल्के फुल्के अंदाज में मैं बोल रहा हूं, ये आराम से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन वन हैंड इंक्रीज अवर इनकम, यानी लोन की फैसिलिटी जो होती है, लोन आदमी ले लेता है, एक तरफ तो ये होता है कि हमारी इनकम बढ़ जाती है लोन लेने से, ऑन द अदर हैंड वी आर कॉट इन द नेट ऑफ लोन, और दूसरी तरफ ये होता है कि भैया हम लोन के मकर जाल में फंस जाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते, फिर प्रेशर रहता है हर महीने ईएमआई पे करो।
इसके उदाहरण दे करके आपको समझाना है ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये अपने शब्दों में आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई किताब का योगदान नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए, यहाँ से काफ़ी है। बाकी कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये 2024 में पूछ लिया गया है तो ये अब इस साल मुश्किल है। वाई सम कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम, गारंटर, मॉर्टगेज एटसेट्रा इजेंशियल फॉर लोन, यानी लोन लेने के लिए सारी चीज़ें जरूरी क्यों हैं, इनके बिना लोन नहीं मिलता। लेकिन ये 2024 में पूछा गया, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। दूसरा ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इफ इंडियन रिजर्व बैंक विल नॉट कीप कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मनी एंड क्रेडिट। अगर रिजर्व बैंक आरबीआई ये बाकी के बैंकों के ऊपर अगर अधिकार जमा के ना रखे, कंट्रोल में ना रखे इनको, तो फिर पैसे का और क्रेडिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप पढ़ सकते थे, लेकिन 2024 में पूछा जा चुका है, इस साल मुश्किल है। आप चाहें तो क्वेश्चन 7 एक बार हल्के फुल्के नजरिए से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट और गुडविल, डिस्कस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा एक बार भाई ना। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है बेटा, इससे ज्यादा हम आपको नहीं मार्क करवाएंगे। बाकी अगर आता है कोई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आ गया, नेचर ऑफ करेंसी आ गया, तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं। यानी ये सिंपल जनरल सिचुएशन के साथ डील करने वाला चैप्टर है, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी अपने चैप्टर की तरफ, जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन। सबसे सिंपल और सबसे इजी चैप्टर है, तो पहले इसका मार्किंग स्कीम समझ लिया जाए। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले ये समझो, ये भी जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, ये भी 5 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से भी बेटा मैं आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन बताऊंगा। वो 3 अगर आपने पढ़ लिया तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक, इसके अलावा बेटा यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और 3 नंबर का क्वेश्चन कभी ऐसा होता है कि इकट्ठा आपको एक ही क्वेश्चन देगा 3 नंबर के लिए। ठीक है, यानी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर का, और कभी 2 क्वेश्चन बना देता है 3 नंबर के लिए, यानी 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाता है। तो याद रखिए, पैटर्न फिक्स नहीं होता, कभी सिंगल क्वेश्चन 3 नंबर में दिख जाएगा, कभी 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के टोटल तौर पे दिखेंगे। यानी 3 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1.5 नंबर दोनों में देगा। 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से नहीं आना है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आना है, कोई ट्रू फॉल्स नहीं आना है, कोई मैच द कॉलम नहीं आया। 2024 बस में एक क्वेश्चन मैच द कॉलम का पूछा गया था, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से ये सारी चीजें नहीं आएंगी। सबसे पहले मैं आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ और उसको इंडिकेट कराता हूँ। बाकी आप चाहें तो इन सबको पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पर अभी चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पहले से समझ लेना बेटा, याद रखना, जहां कहीं भी लिबरलाइजेशन का टॉपिक दिखेगा उसको जरूर पढ़ लेना। लिबरलाइजेशन इस साल आने की संभावना रखता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, लिबरलाइजेशन का रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसके ऊपर से जो प्रतिबद्धता होती है उसको हटा देना, प्रतिबंध लगा होता है ना, उसको हटा देना। तो रिस्ट्रिक्शन को हटाना किसके ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए तो इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन करना। तो बस ये अपने शब्दों में आप याद रखिएगा, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तो आंसर बनाने में आपको आसानी रहेगी। दूसरा, इसमें आप एक क्वेश्चन ये जरूर देख सकते हैं, हालांकि आएगा नहीं लेकिन एक बार देख लीजिए। विच आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल नियर योर प्लेस एंड विच कनेक्ट्स अस विद अदर कंट्रीज। हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको विदेशों के साथ जोड़ देती है। तो कौन कौन सी चीजें, जैसे मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ब्रांडेड कपड़े हैं, खिलौने हैं, जूस हैं, मेडिसिन हैं, जो हमको विदेशों के साथ जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन आपने पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जरूर पढ़े रहना भाई, जो चैप्टर है उसका मीनिंग तो आना चाहिए ना, उसको तो जगह जगह आप यूज करेंगे। म्यूचुअल रिलेशन एंड इंटेंस यूनिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये 3 नंबर के लिए बेटा जी आपको प्रिपेयर करना है। पहला सवाल 3 नंबर के लिए, समझ गए। आगे बढ़ेंगे बेटा, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, ये एक क्वेश्चन पढ़ लेना। इसका ऊपर जो पॉइंट्स हैं, कम से कम हेडिंग जैसे फ्लो ऑफ चार्ट हो गया, ये पढ़ लो। हेडिंग तो कम से कम अच्छे से पढ़ के जाना यार, अंदर तो कहानी जो मर्जी वो लिखोगे, वो तुम ही राइटर रहोगे। तो जैसे ये फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया, फ्लो ऑफ लेबर हो गया, हेडिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। हेडिंग में गड़बड़ी नहीं करना, अंदर की चीजें भी मिलती जुलती आप लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लो विल हेल्प द कंपनीज, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आगे मैं बढ़ता हूं, सीधा मैं आपको बताता हूं। देखो, 3 नंबर के लिए कभी एक क्वेश्चन आता है और कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन बताता हूं 3 नंबर के लिए, वो ये है, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये 1.5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, कभी 3 नंबर कभी 1.5 नंबर। ग्लोबलाइजेशन विल बी कंटिन्यूड, इमेजिन दैट आफ्टर 20 ईयर्स हाउ विल बी द वर्ल्ड। अगर ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू रहता है तो बताओ 20 साल के बाद दुनिया कैसी हो जाएगी। तो ये कभी 1.5 नंबर के लिए कभी 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो फिलहाल ये मान के चलना बेटा कि ये 1.5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन और 1.5 नंबर का इसके साथ मिला के 3 नंबर बनाएगा, और कभी 3 नंबर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना, सब कुछ नहीं रखना। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखोगे, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर यही सेम क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आ गया तो इसमें तो 10 पॉइंट लिखा हुआ है। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट। तो 3 नंबर के लिए क्या तुम 10 पॉइंट लिखोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, 3 से 4 पॉइंट लिखना, बस 3 पॉइंट ही काफी, मैं तो 4 एक एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूं। तो 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना अगर 3 नंबर के लिए आया, और 1.5 नंबर के लिए आएगा तो फिर 2 पॉइंट। बहुत समय नहीं गंवाना है, 2 से 3 पॉइंट हार्डली, यानी छोटे छोटे पॉइंट की बात करो, बड़े बड़े लिखोगे तब तो एक पैराग्राफ जैसे ही हो गया 1.5 नंबर आपका पक गया। अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट 4 3 पॉइंट लिख दो 1.5 नंबर के लिए काफी, एक एक लाइन के पॉइंट ना, और 2 लाइन के पॉइंट बनते हैं तो 2 पॉइंट काफी है। ठीक है, 1.5 नंबर के लिए तो सोच समझ के लिखना, 3 नंबर का आए तो 4-5 पॉइंट लिख देना, चलेगा। ठीक, इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक ये देख लेना फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हल्के फुल्के नजरिए से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं 3 नंबर के लिए, उसको समझिएगा, वो भी 1.5 नंबर के साथ आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों। वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए आएगा, तो मैं इसको 1.5 ही नंबर मान लेता हूं। तो 1.5 नंबर वो ग्लोबलाइजेशन वाला, जो 20 साल के बाद क्या असर रहेगा। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू रहता है तो 20 साल के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और 1.5 नंबर के लिए क्वेश्चन, दोनों मिला करके 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा लिबरलाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चन दिखेगा वो आपको पढ़ना है 3 नंबर के लिए। लिबरलाइजेशन, जैसे ये देखिए, एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन ऑन योर ओन वर्ड्स, तो ये बेटा पढ़ लेना 3 मार्क्स के लिए। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन, ये तो बिल्कुल पढ़ना ही है। वही है, रिस्ट्रिक्शन हटाना, बैरियर हटाना फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रापोलेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, इतना ही पढ़ना है भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैं आगे आपको बताता हूं बेटा कि आपको 5 नंबर के लिए कौन से 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। शुरू करें। अब यहां से सब चीज छोड़ते जाना ना, ग्लोबलाइजेशन बस पढ़ लेना, ये जो डेफिनेशन है ना भाई, जो चैप्टर रहता है उसका डेफिनेशन कम से कम पढ़े रहना चाहिए, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा इसको जरूर पढ़ लेना। अपने तरफ से इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, पूछ पाँच दिया धोखे से तो फिर लटक जाओगे, इसलिए पढ़ लेना एक बार, और इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया पर वो भी पढ़ लेना। ठीक, अब जो हम आपको 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको समझिए। ये 2024 में आ गया, नहीं पढ़ना है, छोड़ देना। ये भी देखो साइड में क्वेश्चन 7 2024 में आए, नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, समय हमने नहीं गंवाना है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 6 मार्क का, सॉरी आपका जो 5 नंबर का, वो ये है। पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है, पहला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए ये है आपके सामने। लेबर शुड बी जस्टिफाइड बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉर दिस व्हाट कैन बी डन बाय ईच ग्रुप। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट फैक्ट्री को क्या करना चाहिए, एमएनसीज को क्या करना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो, उनको क्या करना चाहिए, लेबर को क्या करना चाहिए। ठीक है, लेबर शुड गेट जस्टिफाइड बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी लेबरों को भी ग्लोबलाइजेशन का एकदम विधिवत बेनिफिट मिले, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, फैक्ट्री का क्या रोल होना चाहिए, एमएनसीज का क्या रोल होना चाहिए, और लेबर का खुद क्या रोल होना चाहिए, ये आप प्रिपेयर कर लेना अपने शब्दों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूं 5 नंबर के लिए, इसके बाद इसको नहीं पढ़ना, 2024 में आ गया है, छोड़ देना। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ना बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये पढ़ना, इन विच एरिया ऑफ इंडिया इज द मोस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉल्स, ये आपको पढ़ना है। ये भी 5 नंबर के लिए इस साल पूछा जाएगा, मॉडल पेपर में भी इसको डाला गया है, प्रश्न बैंक में भी डाला गया है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूं। तो 5 नंबर के दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का इसके जस्ट बाद रखा हुआ है। 3 क्वेश्चन आपने लगातार पढ़ने बेटा 5 नंबर के लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं, भारत के लिए जो ग्लोबलाइजेशन का फंडा है उसके फेवर में आपको कुछ आर्गुमेंट्स बताने, वो आप यहां से पढ़ लीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको सजेस्ट कर दिया 5-5 नंबर के। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लिया तो आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए, वैसे तो 28 नंबर आएंगे यहां से, याद रखिएगा, लेकिन
25 नंबर मिनिमम कहीं नहीं गया। तो कम से कम सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते तो बेटा पॉइंट पॉइंट तो रट के जाना। जैसे इस क्वेश्चन में आप पॉइंट रट लो, प्रमोशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन कंपटीशन, हेल्पफुल इन यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कंज्यूमर गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, कैपेबिलिटी। तो इस तरह करके कम से कम हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना, अंदर आप जोकोलॉजी भले कर सकते हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 चैप्टर आपको 20 से 25 नंबर दे के जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ से जितने भी नंबर आपके सिक्योर होते हैं इनको प्रिपेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगर आपके कमेंट अच्छे पॉजिटिव फीडबैक के साथ आते हैं तो मैं 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन भी कवर करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है।